हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको शब्द के रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद बताए थे। तो उन शब्दों के आधार पर मैंने शब्द के दो भेद बताए थे। पहला भाग आपको मैंने बताया था विकारी, और जो दूसरा भाग बताया था आपको मैंने बताया था अविकारी। ठीक है, तो मैंने विकारी जो शब्द था आपका, विकारी के अंतर्गत मैंने चार भेद बताए थे। विकारी के आपके चार भेदों के अंतर्गत आपके थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, कभी न कभी तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं से ही संज्ञा सर्वनाम वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो हम कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो परिभाषा की अगर बात करें तो संज्ञा की जो परिभाषा होती है या डिफिनीशन होती है जो, तो ये आप लोगों ने पढ़ ही रखी होगी कि किसी वस्तु, स्थान, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की जो परिभाषा हो गई, आप लोग समझ गया कि किसी भी वस्तु, स्थान, दशा आदि का जो बोध कराए उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के अगर भेद की हम बात करते हैं तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। लेकिन अगर कभी आपसे मुख्य भेद की बात करें तो मुख्य भेद संज्ञा के होते हैं 3। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्य भेद बताइए तो आप लोग 3 पे टिक करेंगे, लेकिन अगर संज्ञा के भेद की बात करता है तो आप लोग 5 को टिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, आइए उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेद के विषय में अगर बात करते हैं तो जो इसके सबसे पहले मुख्य भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्य भेद के अंतर्गत सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर मैं अगर इनके भेद की बात करूँ तो उसमें 2 संज्ञा और बढ़ जाती हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए एक एक करके हम इनके सभी भागों को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम नाम दे सकें, या मैं कह सकूं कि जिसे हम किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे पहचानने के लिए हम उसकी विशेषताओं को जानेंगे कि किसके किसके हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम नाम दे सकते हैं वो सारे आपके हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे व्यक्तियों के नाम। अगर व्यक्तियों के कुछ नाम होते हैं तो वो सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे व्यक्तियों के नाम क्या हो गए, आपके हो गए राम, लखन, और सारे कई नाम हो जाते हैं, राम, श्याम, तो कई सारे नाम हो जाते हैं। तो इनको हम सभी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं शहरों के नाम, तो शहरों के नाम की अगर हम बात करते हैं तो शहरों के नाम जो भी होते हैं, जो कि इनको हम नाम दे सकते हैं, अतः इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहरों के नाम। तो शहरों के नाम कई होते हैं, जैसे कानपुर हो गया, पटना हो गया आपका, ठीक है, आपका मुंबई हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये सारे जो शहर होते हैं, ये आपके शहरों के नाम, ये सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि देशों, हम देशों को भी नाम दे सकते हैं या देशों के नाम होते हैं। तो जिसको हम नाम दे सकते हैं वो सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे देशों के नाम हो सके, ठीक है, तो देशों के नाम के अंतर्गत जैसे जितने भी सारे देश हैं आपके, जिनको हम नाम दिया है या जिनको नाम दे सकते हैं, जिनका नाम है, वो सारे ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका हो गया आपका, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक, ये सारे जो आपके देशों के नाम हैं, ये भी सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकों के नाम। ठीक है, तो अगर पुस्तकों के नाम की बात करें तो पुस्तकों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुस्तकों के नाम की अगर हम बात करते हैं तो अगर पुस्तकों के नाम की अगर बात करते हैं तो जैसे आपका हो जाता है, पुस्तकों के नाम में आपका हो जाता है बाइबिल,
कुरान, गीता, तो ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी सारे आपके आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। पुस्तकों के नाम हमने दिए, कौन कौन से नाम हो गए आपके? जैसे आपका हो गया बाइबिल, कुरान है, गीता है, या और आप किसी भी धर्म के अपने जो जैसे किसी भी धर्म के पुस्तकों के नाम है, या आपके जैसे पुस्तक जो भी है, जो आपकी नावेल हो गई या कई सारे उपन्यास हो गए, ठीक है, जीवनी हो गई, ये जो सारी पुस्तकें हैं आपकी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतों के नाम। ठीक है, तो जो सारे जो पर्वतों के नाम होते हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं, जो पर्वतों के नाम भी होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, तो ये जो सारे पर्वत के नाम होते हैं, जैसे आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, माउंट आबू पर्वत हो गया, तो ये सारे जिनको हम पर्वतों को नाम दे सकते हैं वो सारे ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं और किसको हम नाम दे सकते हैं, तो जैसे नदियों के नाम। ठीक है, तो नदियों के नाम की अगर हम बात करें तो जैसे नदियाँ बहुत सारी, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, शारदा हो गया, नील हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी नदियाँ हैं आपकी, ये भी सारी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं महासागरों के नाम। ठीक है, तो महासागरों के नाम किसको हम दे सकते हैं? ठीक है, तो महासागर जो आपके होते हैं, सारे महासागर जो आपके हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इमारतों की बात करें तो जो इमारतों के भी कुछ नाम होते हैं, जैसे हो गया लाल किला, ताजमहल, आपको जैसे बुर्ज खलीफा, ये भी एक बिल्डिंग का नाम है। ठीक है ना, जैसे ताज होटल है, ये सारे बिल्डिंग के एक नाम है। तो इनको हम नाम दिए, इसलिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे हम कुछ स्थानों की बात करते हैं। ठीक, तो जो स्थानों के नाम होते हैं वो भी हम क्या होते हैं? वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कानपुर में एक मोती झील स्थान है। ठीक है, इसे जो स्थान है इसे भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कोई किसी पार्क वार्क का कोई नाम हो तो उसे भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जिसको हम नाम दे सकते हैं वो भी सारे ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका दूसरा आता है, आपका जो दूसरा संज्ञा आता है जातिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो आपका होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक पूरी जो आपका नाम अपनी पूरी जाति को प्रदर्शित करता है, तो ऐसे संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ऐसा शब्द या व्यक्ति जो अपनी पूरी जाति को प्रदर्शित करे या पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करे, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मनुष्य, तो मनुष्य एक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब मनुष्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सारे आते हैं, जैसे लड़का, लड़की, आदमी है, पुरुष है, महिला है, औरत है, तो ये सारे के सारे आपके मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो मनुष्य होगा आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह पूरी एक जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे पशु पक्षी। ठीक है, तो पशु पक्षी एक पूरी जाति को प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे आपका हाथी, घोड़ा, कोयल, मोर, तो ये सारे पशु पक्षी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे वस्तुओं के नाम हो गए मेज, कुर्सी, पंखा, मकान, ये भी सारे आपके जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे फलों के नाम हो गए, फलों के नाम जैसे आम, तो आम की कई वैरायटी होती हैं, जैसे आम में हो गया लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, चौसा हो गया। तो इस प्रकार जो आम की वैरायटी है, तो जो आम है अपनी पूरी जाति को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे आपका सेब हो गया। ठीक, सेब में भी कई वैरायटी होती हैं, इस वजह से अपनी ये पूरी जाति को प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार से इसे हम जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। ठीक है, जैसे अंगूर को दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो अंगूर होता है ये जातिवाचक संज्ञा न होकर के ये समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है। तो ठीक है, जो अंगूर है आपका ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम आते हैं आगे, जैसे पद या व्यवसाय के नाम, जैसे हो गया भाई। ठीक, भाई। ठीक है, इसके बाद कवि, शिक्षक, लेखक और पुलिस। ठीक है, तो ये सारे जो आपके शब्द हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा यहाँ से समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके हम बात करते हैं आपकी भाववाचक संज्ञा की। ठीक है,
तो भाववाचक संज्ञा आपका क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा आपका होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं जो उनके प्रत्यय, जो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के लास्ट में लग कर करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे आपके प्रत्यय होते हैं ता, त्वा, पन, वट, ई, सा। तो ये सारे जो प्रत्यय होते हैं, ये सारे प्रत्यय मिल करके जो ये जिनके लास्ट पे लगे होते हैं, ये सारे प्रत्यय आपके भाववाचक प्रत्यय बनाते हैं। ठीक है। जैसे ता से कौन कौन से बनते हैं, जैसे महानता, कायरता, शत्रुता, प्रभुता। ठीक है। तो इस प्रकार के जो सारे से समता। ठीक है। तो ये जो ता प्रत्यय से बनने वाले ये हो गए, ये सारे ही भाववाचक संज्ञा हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद त्वा, अगला प्रत्यय क्या था आपका, त्वा। ठीक है। तो जो त्वा प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, तो त्वा प्रत्यय के अंतर्गत आपके जो आते हैं, जैसे आपका हो गया ममत्व। ठीक है। जैसे आपका हो गया मित्रत्व। ठीक है। स्त्रीत्व, जड़त्व, घनत्व। तो ये सारे जो आपके प्रत्यय लास्ट में लग गए, तो ये आपका बन जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे पन प्रत्यय लग जाता है, जैसे बचपन है, पागलपन है, अपनापन है, दीवानापन है, बहरापन है। तो ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे आपका वट प्रत्यय हो गया, तो वट प्रत्यय में क्या हो गया, सजावट हो गया, बनावट हो गया, लिखावट हो गया, घबराहट हो गया। ठीक है। आपका थकावट हो गया। ठीक है। तो ये सारे जो प्रत्यय मिलकर के आपके क्या बन जाते हैं, आपके ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है आपका ई प्रत्यय। तो ई प्रत्यय से क्या क्या बन जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कढ़ाई, बिनाई, पढ़ाई। ठीक। तो ये सारे आपके बन जाते हैं, आपके क्या बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका हो गया खटाई और मिठाई, ये आपके बन जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। ये आपके क्या बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि ये देखो खटाई और मिठाई, ये मिठाई एक अपनी पूरी जो अपना पूरा ग्रुप है उसको प्रदर्शित करता है। जैसे मिठाई में कई वैरायटी हो जाती है ना, तो उसको इसलिए ये आपका हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। खटाई में कई प्रकार की खटाइयाँ होती हैं, तो ये भी आपका जो जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। फिर जैसे सा से हो गया मिठास, खटास। तो इस प्रकार से सा ये जो प्रत्यय लग गया आपका, इससे बन गया भाववाचक संज्ञा। जैसे आ प्रत्यय हो गया तो मीठा, खट्टा। तो ये सारे जो प्रत्यय हो गए आपके बन गए। ठीक है। इससे आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे पा हो गया, लास्ट पे लगा हुआ, तो बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं ये आपके भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला प्रत्यय, जिसे हम द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है। तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, उसके विषय में हम जान लेते हैं। ठीक है। तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होता है, कहता है कि जिस शब्द से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है या जिसकी हम माप तौल कर सकते हैं। ठीक है। पर हम गिने नहीं सकते हैं उन्हें। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। या हम इसको यूँ कह दें कि वस्तुएं जिससे बनाई जाती हैं, जो वस्तु किसी से भी बनाई जाती हैं, तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। द्रव्य। ठीक है। अब जैसे इसके अंतर्गत कुछ आ जाते हैं, जैसे आपके हो जाए धातु या खनिजों के नाम, जैसे सोना, चांदी, हीरा, तांबा। तो इनसे क्या बनाई जाती हैं, वस्तुएं। तो वस्तुएं जिनसे बनाई जाती हैं उसे हम पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, हीरा, लोहा। तो इनसे एल्यूमिनियम हो गया, तो इनसे सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इसे हम द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, तो इनसे अगर वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन। तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, घी से बनती है, मक्खन से बनती हैं। तो इनसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये उनके लिए द्रव्य या पदार्थ का काम करते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका सबसे लास्ट आ जाता है, सबसे लास्ट चले जाते हैं, सबसे लास्ट आपका आ जाता है
कि समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पर किसी भी ग्रुप का नाम दिया जाए या कहीं भी ग्रुप का भाव पैदा हो जाए वहां पर आप आंख मूंद करके समूहवाचक संज्ञा को टिक कर देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जैसे किसी व्यक्तियों का समूह होता है तो व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे आपका हो जाता है व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, जैसे हो गया आपका परिवार। क्या हो गया, परिवार। ठीक है, तो परिवार, ठीक है, परिवार हो गया, संघ हो गया, सेना हो गया, दल, झुंड, गिरोह। तो ये सारे ग्रुप होते हैं। जैसे परिवार कई लोगों से मिलकर बनता है, जैसे संघ है तो कई लोगों से मिलकर बनता है, आपकी सेना हो गई तो ये कई लोगों से मिलकर बनती है, जैसे दल है, झुंड, गिरोह, काफिला है, कारवां है, मेला है, रैली है, टीम है, कमेटी है, समिति, सभा, बाजार। तो ये सारे भी जितने हैं एक ग्रुप का भाव पैदा करते हैं या समूह का भाव पैदा करते हैं, इसलिए ये सारे क्या हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वस्तुओं में समूह हो जाता है। वस्तु में समूह कैसे हो जाता है, जैसे ढेर। क्या हो जाता है, ढेर। तो ढेर में कई सारी चीज, ढेर कैसे बनता है, जब कई सारी वस्तुएं इकट्ठा हो जाती है तभी तो ढेर बनता है, तो ये ढेर हो गया। ठीक है, जैसे आपका गुच्छा, तो गुच्छे में कई सारी चीजें हो जाती हैं, ये भी हो गया आपका। जैसे मैंने अंगूर बताया था ना, अंगूर बताया था, अंगूर क्या होता है आपका, अंगूर क्या होता है आपका, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना, ठीक है। इसी प्रकार जैसे श्रृंखला हो गया, श्रेणी हो गया, कुंज हो गया, तो ये सारे जो आपके जो संज्ञा कहलाते हैं ये आपके कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं संज्ञा के विकार। ठीक है, तो संज्ञा के विकार को हम दोस्तों अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। सिर्फ संज्ञा के विकार कौन कौन से होते हैं इनको मैं बता देता हूँ। जैसे लिंग, लिंग के आधार पर संज्ञा के विकार हो जाते हैं। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, तो इनको हम एक एक करके अगले अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और फटाफट से इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, जिससे इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को प्राप्त हो सके। ये जो दोस्तों आपकी वीडियोस हैं आपके सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। जैसे आपके आने वाले टेट, सीटेट एग्ज़ाम हो गए, टीजीटी, पीजीटी वगैरह हो गए, आपका यूपीएसआई हो गया, या आपका आने वाला बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, आरओ हो गए। तो इन एग्ज़ाम के लिए अभी ये थ्योरी के रूप में बता रहा हूँ, तो ये थ्योरी के रूप में अभी मैं बता रहा हूँ। जब आपका इसका फ़ायदा तब समझ में आएगा जब मैं आप इसकी क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो जैसे मैं जब आप थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का जो प्रक्रिया होगी वो आप 80 से 85% तक जरूर थ्योरी से कर लेंगे, और जो 50% बचेगा वो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज पर ही करवा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।